Dear students, MA फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पूंजी उत्पादन अनुपात की धारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशो। ये चैप्टर प्रोफेसर एम.एल. जिंगन की पुस्तक विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन से लिया गया है और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पूंजी उत्पादन अनुपात का अर्थ क्या है। पूंजी उत्पादन अनुपात अथवा पूंजी गुणांक धारणा पूंजी निवेश के मूल्य और उत्पादन के मूल्य के बीच के संबंध को बताती है। यह उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताती है। यदि ये कहा जाए कि अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पादन अनुपात 5 और 1 है, तो इसका अर्थ यह है कि 1 करोड़ रुपए के बराबर उत्पादन या आय प्राप्त करने के लिए 5 करोड़ रुपए का निवेश आवश्यक है। इस प्रकार इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि यह किए जाने वाले निवेशों तथा उन निवेशों की परिणामी वार्षिक आय के बीच दिया हुआ संबंध होता है। पूंजी उत्पादन अनुपात दो प्रकार का होता है, एक तो औसत पूंजी उत्पादन अनुपात, एक और एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशो, और दूसरा सीमांत अथवा वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात आईकोर यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। औसत पूंजी उत्पादन अनुपात पूंजी के वर्तमान स्टॉक तथा चालू उत्पादन के परिणामी प्रवाह के बीच संबंध को प्रकट करता है और वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात उस संबंध को व्यक्त करता है जो पूंजी के स्टॉक में दी हुई वृद्धि डेल्टा के और उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पादन में वृद्धि डेल्टा वाई के बीच होता है। इसे डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में औसत पूंजी उत्पादन अनुपात उन सब के साथ जो अतीत में निवेश किया गया है और समस्त आय के साथ संबंध रखता है। सीमांत अनुपात पूंजी अथवा आय में हाल ही में की गई समस्त वृद्धि को निर्दिष्ट करता है। एक और स्थैतिक अवधारणा है, जबकि आयकर एक गत्यात्मक धारणा है। अर्थशास्त्र में प्रयुक्त पूंजी उत्पादन अनुपात का संबंध आयकर से है। यह अनुपात सामान्य रूप से 3 से 4 तक के बीच होता है और समय की अवधि से संबद्ध रहता है। क्योंकि इसका एक टाइम डायमेंशन होता है, इसलिए इसे क्षतिपूर्ण अवधि कहते हैं। एक और आयकर को चित्र 67.1 में दिखाया गया है, जो आगे पृष्ठ पर हम देखेंगे। इसमें उत्पादन तो क्षैतिज अक्ष पर लिया है और पूंजी को हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिया है, वर्टिकल एक्सिस पर लिया है। पूंजी को कुल उत्पादन के साथ संबंध स्थापित करने वाले फलन को एक रेखा काटती है, उसकी ढाल द्वारा एक और को मापा जाता है। चित्र में ओ के एफ, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ओ के एफ ऐसा फलन है, एक फलन है, और ओ आर किरण रेखा जो कि के बिंदु पर गुजरती है। अतः एक और है के वाई अपॉन ओ वाई। फलन के बिंदु के पर एक स्पर्श रेखा की ढाल द्वारा आई कोर को मापा गया है। अतः आई कोर है ई डी अपॉन के डी। इसे हम कह सकते हैं डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। पूंजी उत्पादन अनुपात धारणा को केवल अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि उसके विभिन्न क्षेत्रों पर भी लागू किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न पूंजी उत्पादन अनुपात होते हैं, जो उन क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त पूंजी गहन अथवा श्रम गहन तकनीकों पर निर्भर रहते हैं। जिस क्षेत्र में पूंजी गहन तकनीकें प्रयोग की जाती हैं उनमें पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होगा और जिन क्षेत्रों में श्रम गहन तकनीकी काम में लाई जाती है उनमें पूंजी उत्पादन अनुपात कम होगा, नीचा होगा। परिवहन, संचार, सार्वजनिक सेवाओं, भवन निर्माण तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों में क्षेत्रीय पूंजी उत्पादन अनुपात बहुत ऊंचे होते हैं, जबकि कृषि क्षेत्र, निर्मित उपभोक्ता वस्तु उद्योगों तथा सेवा उद्योगों में पूंजी उत्पादन अनुपात सामान्य रूप से नीचे रहते हैं। किसी देश का कुल मिलाकर पूंजी उत्पादन अनुपात उसके क्षेत्रीय अनुपातों का औसत होता है। अब हम देखते हैं पूंजी उत्पादन अनुपात के निर्धारक साधन कौन से हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल आउटपुट रेशो। अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पादन का अनुपात का परिमाण केवल नियुक्त पूंजी की मात्रा पर ही नहीं बल्कि अनेक अन्य साधनों पर भी निर्भर रहता है, जैसे कि तकनीकी प्रगति की श्रेणी क्या है, प्रकृति क्या है,
नए ढंग के पूंजी पदार्थों के संचालन में दक्षता की श्रेणी, प्रबंधात्मक तथा संगठनात्मक दक्षता की श्रेणी, निवेश की संरचना, मांग का ढांचा, साधन कीमतों का संबंध, सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाओं के उपयोग की सीमा और औद्योगिकरण, शिक्षा तथा विदेशी व्यापार का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हम इन साधनों का विस्तार से निरीक्षण करते हैं। सबसे पहला निर्धारक तत्व आता है प्राकृतिक साधनों की प्राप्यता, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पूंजी उत्पादन अनुपात प्राकृतिक साधनों की प्राप्यता पर निर्भर रहता है। जिस देश में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में हो उसमें पूंजी उत्पादन अनुपात कम होता है, क्योंकि वह पूंजी के स्थान पर प्राकृतिक साधनों को स्थानापन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए नॉर्वे ऐसा देश है जिसमें पूंजी उत्पादन अनुपात बहुत ऊंचा है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक साधनों की संपन्नता नहीं है। दूसरा निर्धारक तत्व आता है जनसंख्या की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। प्रोफेसर एडवर्ड हैगन कहते हैं कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वाले औद्योगिक देशों में पूंजी उत्पादन अनुपात नीचा होता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक ऊपरी सुविधाओं में पूंजी की ठोस बचत हो जाती है। फिर जनसंख्या की वृद्धि अर्थव्यवस्था को निवेशों में गलतियों के परिणामों से दोष मुक्त कर देती है और नया निवेश पुराने निवेशों को गंभीर रूप से बेकार नहीं बनाता। पर कृषि प्रधान देश की स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि से पूंजी उत्पादन अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रचुर मात्रा में वर्तमान कृषि योग्य भूमि पर खपाया जा सके, तब उत्पादन की प्रति इकाई के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि धारणा यह है कि लोग साधारण औजारों तथा उपकरणों से काम करते हैं और कोई अतिरिक्त सार्वजनिक सेवाएं नहीं चाहिए। परंतु यदि जनसंख्या में हुई वृद्धि शहरों में केंद्रित हो जाए तो अधिक मकानों, बिजली, पानी, अस्पतालों, स्कूलों, बसों, उपभोग की वस्तुओं इत्यादि की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत पड़ेगी। अगला निर्धारक तत्व है नियुक्त पूंजी की मात्रा, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। देश में नियुक्त पूंजी की मात्रा पूंजी उत्पादन अनुपात निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होती है। पूंजी की औसत आय दी हुई होने पर पूंजी उत्पादन अनुपात को प्रतिवर्ष निवेशित राष्ट्रीय आय का अनुपात निर्धारित करता है। इसलिए प्रोफेसर लुईस कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जो देश राष्ट्रीय आय का एक जैसा अनुपात निवेश करते हैं उनका पूंजी उत्पादन अनुपात भी एक जैसा ही होता है। इसके बाद प्रौद्योगिकी उन्नति की कोटि तथा प्रकृति, यानी डिग्री एंड नेचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस। यदि किसी प्रमुख नव प्रवर्तन के कारण, नए इनोवेशन के कारण तकनीकी प्रगति यदि तेजी से होती है तो पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ेगा। प्रौद्योगिकी उन्नति की प्रकृति पूंजी गहन तथा श्रम गहन नव प्रवर्तनों से संबंध रखती है। यदि प्रौद्योगिकी उन्नति की प्रकृति पूंजी गहन होगी तो पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ेगा। दूसरी ओर यदि प्रौद्योगिकी उन्नति की प्रकृति श्रम गहन होगी तो पूंजी उत्पादन अनुपात घटेगा। इसके बाद निवेश की दर। पूंजी उत्पादन अनुपात निवेश की दर पर भी निर्भर करता है। नए निवेश की दर जितनी ऊंची होगी पूंजी उत्पादन अनुपात भी उतना ही ऊंचा होगा। जो देश अपनी पूंजी को 10 वर्षों में दोगुना करता है उसका प्रति इकाई उत्पादन उस देश की अपेक्षा अधिक होगा जो उसे 20 वर्ष में दोगुना करता है। इसका कारण यह है कि नया निवेश तथा नई प्रौद्योगिकी साथ साथ चलते हैं। पहली स्थिति में पिछले 10 वर्षों की प्रौद्योगिकी आधी पूंजी में समाविष्ट है, जबकि दूसरी स्थिति में शायद 1/3 पूंजी में ही। इसके बाद नए ढंग के उपकरण के संचालन में दक्षता, एफिशिएंसी विद विच न्यू टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज हैंडल्ड। परंतु नए पूंजी उपकरण के संचालन में दक्षता का स्तर नीचा होने से अपव्यय होगा और परिणामतः पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ जाएगा। निवेश की संरचना। अर्थव्यवस्था में निवेश का ढांचा सरकार की नीति पर निर्भर करता है। यदि सरकार ऐसे सार्वजनिक निर्माण कार्यों तथा सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि रेल, सड़क, बिजली परियोजनाओं, स्कूल, अस्पतालों पर भारी व्यय की योजना बनाएगी तो पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा रहेगा। यह तब भी ऊंचा ही रहेगा जब आधारभूत तथा भारी उद्योगों का विकास होगा। परंतु यदि निवेश के ढांचे का झुकाव कृषि तथा कुटीर उद्योगों के विकास की ओर होगा जो कि श्रम गहन है तो पूंजी उत्पादन अनुपात नीचा रहेगा। प्रबंधात्मक तथा संगठनात्मक कुशलता की कोटि।
क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। जिस देश में प्रबंधात्मक तथा संगठनात्मक कुशलता की मात्रा और श्रेणी ज़्यादा अच्छी होगी, उनमें पूंजी उत्पादन अनुपात कम होगा, क्योंकि वह पूंजी उपकरण तथा अन्य उत्पादक साधनों का पूरा अधिकतम सीमा तक उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार वर्तमान पूंजी से अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि उद्यमशीलता की मात्रा और श्रेणी निम्न है तो पूंजी उत्पादन अनुपात भी ऊंचा होगा। मांग का ढांचा, पैटर्न ऑफ डिमांड। मांग का ढांचा भी पूंजी उत्पादन अनुपात को प्रभावित करता है। पूर्ण प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में कीमतें तथा आय दी हुई होने पर उपभोक्ताओं की रुचियों तथा उनके प्रेफरेंस में परिवर्तन कालांतर में मांग का ढांचा बदल देते हैं और यदि यह अपने क्रम से आगे पूंजी की मांग तथा पूंजी उत्पादन अनुपात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए टेरेलिन, नायलॉन इत्यादि सिंथेटिक पदार्थ तथा वस्तुओं के लिए मांग के परिणाम स्वरूप उनके निर्माण के लिए प्लांटों की स्थापना हुई, जिससे पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ा। साधन कीमतों का संबंध। साधन कीमतों में परिवर्तन, साधन कीमतें यानी मजदूरी, ब्याज, लगान आदि में परिवर्तन पूंजी उत्पादन अनुपात को उस सीमा तक प्रभावित करता है जहाँ तक कि उत्पादन के अन्य साधनों के लिए पूंजी को स्थानापन्न किया जा सके। ब्याज अथवा मजदूरों की दर में परिवर्तन पूंजी की मांग को प्रभावित करते हैं, जिससे पूंजी उत्पादन अनुपात पर असर पड़ता है। यदि अन्य साधन कीमतें स्थिर रहें तो ब्याज की दर में कमी होने से निवेश बढ़ाने के लिए पूंजी की मांग बढ़ेगी और वह पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ा देगी। इसी तरह अन्य बातें समान रहने पर मजदूरी का स्तर में वृद्धि पूंजी उत्पादन अनुपात को बढ़ा सकता है, बशर्ते कि श्रम के स्थान पर पूंजी को स्थानापन्न करने की संभावना हो। रोजगार नीति। पूंजी उत्पादन अनुपात आगे रोजगार नीति पर भी निर्भर रहता है। भारत जैसे अति जनसंख्या वाले देश में जहां बेरोजगारी व्यापक है, वहां बेरोजगारों को तुरंत सहायता प्रदान करने की राज्य की नीति के परिणाम स्वरूप सड़कों, जल निर्माण कार्यों, भूमि उद्धार, अस्पतालों, स्कूलों, मकानों तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर निवेश बढ़ेंगे। परंतु यदि सरकार की नीति यह हो कि बेकारों को बड़े उद्योगों में, विशिष्ट रूप से निर्माण वस्तु उद्योगों में खपाया जाए तो पूंजी उत्पादन अनुपात अपेक्षाकृत कम होगा, परंतु सार्वजनिक निर्माण कार्यों की अपेक्षा ऐसे उद्योगों में पूंजी तथा श्रम की कम मात्रा नियुक्त होगी। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण पूंजी उत्पादन अनुपात को बढ़ाता है। औद्योगिकरण का एक प्रभाव यह है कि इससे नगरीकरण होता है। नगरीकरण से श्रमिक ग्राम क्षेत्रों से शहरों में जाते हैं, जिससे भवन निर्माण उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक निवेश आवश्यक हो जाता है। परिणाम स्वरूप पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ता है। शिक्षा का प्रसार। साक्षरता तथा शिक्षा का प्रसार होने पर दक्षता बढ़ती है, जो पूंजी उपकरण का अधिक श्रेष्ठ प्रयोग करती है, जिससे पूंजी उत्पादन अनुपात घटता है और विलोमशय भी। सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाओं का प्रयोग। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में यह प्रवृत्ति होती है कि सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाओं में अधिक निवेश किया जाए, जो कि फलीभूत होने में अधिक समय लेते हैं और इस अवधि में पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा रहता है। परंतु ज्यों ज्यों समय बीतता है, सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाओं के पूर्ण उपयोग से बाह्य मितव्ययताएं उत्पन्न होती हैं और बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान पूंजी उपकरण का पूर्णतम उपयोग होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। इस प्रकार पूंजी उत्पादन अनुपात घट जाता है। अब हम देखते हैं पूंजी उत्पादन अनुपात की प्रकृति क्या होती है। नेचर ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। ऊपर जो भी साधन हमने वर्णित किए हैं, जो पूंजी उत्पादन अनुपात के निर्धारक तत्व हैं, उन तत्वों के आधार पर पूंजी उत्पादन अनुपात के व्यवहार के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते, परंतु विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित आनुभविक आंकड़ों के आधार पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध किया कि पूंजी उत्पादन अनुपात पहले बढ़ता है, फिर विकास की क्षमता बढ़ने पर घटता है और दीर्घकाल में स्थिर हो जाता है। इन अर्थशास्त्रियों में कॉलिन क्लार्क, साइमन कुजनेट्स तथा एच लेविनस्टीन प्रमुख हैं। निम्नलिखित आनुभविक प्रमाण से पूंजी उत्पादन अनुपात की इस पैराबोलिक प्रकृति की पुष्टि होती है। यूएसए में पूंजी उत्पादन अनुपात 1880 में 2.8 था, जो 1929 में बढ़कर के 3.9 हुआ, फिर गिरकर के 44 में 3.2 और 1960 में 1.6 पर पहुंचा।
इसी तरह यूके में ये 1865 में लगभग 4.5 से बढ़कर 1895 में ये 6 से अधिक हो गया और 1913 तक लगभग स्थिर रहा, जबकि इसने गिरना शुरू किया और 1952 में ये 2.9 रह गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये गणनाएं विकसित अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित हैं, फिर भी अल्पविकसित देशों में पूंजी उत्पादन अनुपात के सामान्य व्यवहार को समझने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। भारतीय उद्योगों के संबंध में अपनी संगणनाओं तथा विकसित देशों के उद्योगों के साथ उनकी तुलनाओं के आधार पर डॉक्टर वी भट्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विकसित तथा अल्प विकसित दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी उत्पादन अनुपात लगभग एक जैसा ही होता है। अन्य देशों का अनुभव बताता है कि यह अनुपात औसतन 3:1 तथा 4:1 के बीच रहता है और केवल मध्यम आर्थिक वृद्धि की अवधियों में 4 और 1 से बढ़ता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया एक अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि 1963 से पिछले 10 वर्षों के दौरान 70% विकासशील देशों में पूंजी उत्पादन अनुपात का सीमा विस्तार 3 और 4 के बीच रहा। अंत में हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पूंजी उत्पादन अनुपात पर दो विरोधी शक्तियां कार्यशील रहती हैं। एक और परिवहन, बिजली, शिक्षा इत्यादि में आधारभूत ऊपरी सुविधाओं को पूंजी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ प्रमुख रूप से उस लंबी अवधि के कारण जिसमें कि इस प्रकार के निवेश प्रतिफल प्रदान करते हैं, अल्पकालीन पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा रहता है। दूसरी ओर सामान्य रूप से ज्ञात तकनीकों तथा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में किए गए भंडार होते हैं जिनसे काम लेना होता है और ये भंडार निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात का प्रतिपादन करते हैं। हम औपचारिक रूप से उत्कृष्ट यानी टेक ऑफ काल के लिए निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात इस धारणा पर मान सकते हैं कि पूर्व स्थितियों का निर्माण किया जा चुका है। वास्तव में संभावना यह है कि ऊपरी मदों के लिए सतत बड़े उद्व्ययों की आवश्यकता समस्त सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात को ऊंचा रखेगी, जो कि केवल दीर्घकाल में ही अपने प्रतिफल प्रदान करती है। फिर भी मोटे तौर पर जो बेंचमार्क के रूप में वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के लिए 3 और 1 अथवा 3, 5 और 1 का अनुपात यथार्थवादी प्रतीत होता है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और पूंजी उत्पादन अनुपात का इस अध्याय का जो शेष भाग है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए